नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना साथी शिवम श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग क्लास 10 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लगातार मैं अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना आए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 40 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जिसमें से क्वेश्चन 101% फंसेगा ही फंसेगा, चाहे बहुकल्पी में फंस जाए, ऑब्जेक्टिव में फंस जाए या फिर किसी बड़े आंसर्स में फंस जाए। ठीक है, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 40 क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बनाकर जाएंगे आपको, तो इसलिए बहुत ध्यान से विदाउट स्किप की वीडियो देखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो मैं सामाजिक के सभी पैटर्न, चाहे वो भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी से क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए 10-10 क्वेश्चन सभी से उठाया हूं। ठीक है, 1857 के विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, आप जानते हैं, और जो कि लाल डलहौजी के मुख्य कौन से कारण की वजह से हुआ था। 1857 का विद्रोह किस कारणों की वजह से हुआ था? राजनीतिक में कहेंगे तो लाल डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसकी वजह से हुई थी। आर्थिक में भारी लगान की वजह से की गई थी। सामाजिक धार्मिक रूप से अगर हम देखेंगे तो नए कानून जो बने थे उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, सैन्य कारणों से अगर देखेंगे तो कारतूस का विवाद था, आप लोग जानते हैं कारतूस की वजह से बहुत विवाद हुआ था। तो इसलिए 1857 के कई कारण, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तीनों कारण मिलते हैं इनके। ठीक है, इन सब ने इस विद्रोह को जन्म दिया। मैंने बहुत शॉर्ट आंसर लिखा, इतना शॉर्ट आंसर आपको नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बताया। राजनीतिक पे आप जाएंगे तो आप लोग 4-5 लाइन लिख देंगे, आर्थिक में 3-4 लाइन लिख देंगे, और जब सामाजिक और धार्मिक में लिखेंगे जो नए कुछ कानून बने थे उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे आप लोग 4-5 लाइन बना देंगे आसानी से। बहुत ही आसान से और बहुत ही अच्छी कहानी रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो क्या था? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में नमक कानून को तोड़कर शुरू किया गया था। अहिंसक आंदोलन जिसमें ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया गया था। ठीक है, जो गांधी जी थी वो अहिंसा के पुजारी थे, आप लोग जानते हैं। उन्होंने जितने भी आंदोलन किए वो अहिंसा से किए हैं, उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा का कोई समर्थन नहीं किया था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें इन्होंने नमक के कानून, मेन कारण इनका नमक के कानून को तोड़ना था, क्योंकि भारतीय लोगों को नमक यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बर्लिन की जो भित्ति थी, बर्लिन की भित्ति का महत्व क्या था? देखो, बर्लिन बहुत अच्छा बर्लिन व्यक्ति था, वह शीत युद्ध का प्रतीक था। 1989 में जिसने यूरोप में लोकतंत्र की एकता की शुरुआत हुई, 1989 में इसके गिरने से यूरोप में लोकतंत्र की एकता की शुरुआत हुई। ठीक है, बर्लिन की भित्ति, एक बर्लिन की वाल थी, वो गिरी थी, तो उसकी वजह से यूरोप में लोकतंत्र और एकता की शुरुआत हुई थी। प्रिंट संस्कृत का उदय क्या है? ठीक है, प्रिंट संस्कृत का उदय क्या है? छपाई तकनीकी, प्रिंटिंग प्रेस के विकास से ज्ञान का प्रसार, पुस्तकें सस्ती हुई, समाज में सुधार, आंदोलन तेज हुए। ठीक है, सीधे सी बात लिखना है आपको। अब इसमें आप चाहे तो 4 से 5 लाइन और ऐड कर सकते हैं। आप जैसे छपाई तकनीकी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में 2-3 लाइन ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो ज्ञान का प्रकाश हुआ किस प्रकार से हुआ उसके बारे में ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक, पुस्तकें सस्ती हुई, समाज में बहुत तरह के सुधार आए, बदलाव आए, आंदोलन तेज हुए। ठीक है, 1-2 आंदोलन उस समय को उसको भी उसमें छाप दीजिएगा, आराम से नंबर मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में गांधी जी की क्या भूमिका थी? देखो, गांधी जी की भूमिका बहुत थी, मैं मानता हूँ राष्ट्रवाद के उदय में गांधी जी की भूमिका बहुत थी। असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, स्वदेशी अहिंसा किया, इनसे पूरे देश को एकजुट किया, और पद यात्रा तो वो करते ही थे। तो ठीक, असहयोग आंदोलन में उन्होंने काफ़ी लंबी दूरी तय की थी। तो भारत के राष्ट्रवाद में अगर यह कहें कि गांधी जी की कोई भूमिका नहीं थी तो ये सरासर गलत होगा। गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिकाएं थी, और भारत में राष्ट्रवाद के लिए गांधी जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे सत्याग्रह, स्वदेशी, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड आप लोगों ने सुना था, 1922 में हुआ था। हिंसा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। पर 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ उनमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, इसलिए उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, वैश्वीकरण की शुरुआत किन कारणों से हुई? वैश्वीकरण की शुरुआत तकनीकी विकास, इंटरनेट, आप MNC3 के का विस्तार हुआ था, व्यापार उदारीकरण, WTO की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसलिए वैश्वीकरण की शुरुआत इन्हीं कारणों से हुई। ठीक है, जातीय राष्ट्रवाद क्या है? एक भाषा, संस्कृत, वंश पर आधारित राष्ट्र की भावना, जैसे जर्मनी, इटली का एकीकरण। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जातीय राष्ट्रवाद बहुत कभी कभी ये बहुत नुकसान करता है, कभी कभी अच्छा होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, दोनों ही पक्ष सही हैं। एक भाषा, संस्कृत, वंश पर आधारित किसी राष्ट्र की भावना अगर जागृत हो रही तो उसे राष्ट्रीय जातिवाद कहेंगे, जातीय राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, जर्मनी में हिटलर के उदय का क्या कारण था? जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण था, आप जानते हैं, वार्सराय की संधि की कठोर शर्तें थी। कुछ ऐसी शर्तें थी जिसकी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कमजोर शासन हुआ और नाजी प्रचार हुआ था। ठीक, हिटलर तो आप जानते हैं सेनापति था पहले,
फिर उसने अपना साम्राज्य प्रस्तुत किया। आप अगर हिटलर की कहानी सुनेंगे तो आज के हर युवा को हिटलर की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि हिटलर जिन परिस्थितियों से उठकर जिन जिन शिखर तक पहुंचा है, बहुत रेयर केसेस में वहां तक बंदे पहुंचते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो खालसा पंथ है किसने और कब बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता और साहस का विकास। आप जानते हैं खालसा पंथ आज चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। आप जब भी जाएंगे इन लोगों में तो वाहेगुरु द खालसा, वाहेगुरु दी, आप लोग खालसा हमेशा सुनेंगे इनके, उसमें होता है ये। ठीक है। अब भारत में मृदा के प्रकार और उनकी विशेषताएं, अब यहाँ से हम भूगोल शुरू कर रहे हैं। ठीक है। भारत में मृदा के प्रकार और उनकी विशेषताएं, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है, जलोढ़ उपजाऊ है गेहूं चावल के लिए, लाल मिट्टी कम उपज वाली है, लेटराइट चाय और कॉफी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। सिंपल भाषा में मैं आंसर लेकर आया हूँ। आप लोग खुद सोच रहे होंगे इतने शॉर्ट आंसर क्यों बता रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट नहीं बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, फिर आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं पीडीएफ में आप लोगों को सभी चीज़ें दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जल संसाधनों की समस्या क्या है? देखो, प्रदूषण जानते हैं बहुत बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में AQI 600 तक के पहुंच गया है। तो इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वर्षा का असमान वितरण। कभी आप देख रहे होंगे इस बार जो वर्षा हुई है उस समय हुई है जब नहीं होनी चाहिए थी, और जिस समय होनी चाहिए थी उस समय वर्षा हुई नहीं। तो इसका क्या कह सकते हैं? वर्षा का असमान वितरण। ठीक है। भूजल पर अतिदोहन, नदियों में गाद भरना। ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं जो इसमें चल रही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है? उन्नत बीज, खाद, सिंचाई और तकनीक से कृषि उत्पादन में तेज वृद्धि। मुख्य रूप से गेहूं देख सकते हैं कितना भारत में पहले गेहूं नहीं होता था, अमेरिका से गेहूं आता था, लेकिन अब भारत में बहुत गेहूं होने लगा है। ठीक है। मृदा अपर्दन, जिसे आप सॉयल इरोजन रोकने के उपाय क्या है? वृक्षारोपण करिए, सीढ़ी नुमा खेत बनाइए। वैसे सीढ़ी नुमा खेत हमेशा पहाड़ों में देखे जाते हैं। कंटूर हल चलाना, बांध का निर्माण करना। ठीक है। खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल के उदाहरण दीजिए। आप कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खनिज ईंधन में आते हैं। ठीक है। भारत भारत की प्रमुख कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ स्थित हैं? देखो, भारत की प्रमुख कपड़ा उद्योग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सूरत और कानपुर, ये भारत की प्रमुख कपड़ा उद्योग हैं। ठीक है। परिवहन के प्रकार बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थल में अगर आप जाएंगे तो सड़क और रेल मिल जाएंगी आपको। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिए, परिवहन बोला गया, वाहन नहीं बोला गया। आप किसी भी वाहन का नाम यहाँ पर मत लिख कर आइएगा। ठीक है। स्थल में सड़क और रेल आ जाएगी, जल में नदी और समुद्र आ जाएंगे, वायु में आप जानते हैं एरोप्लेन उड़ती है, वो आ जाएगा। ठीक है। भारत में नवीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो भारत में नवीकरण ऊर्जा के स्रोत सौर हैं, पवन है, जल विद्युत है, बायोगैस है। ठीक है। पीक वाटर क्या है? वह स्थिति जब पानी की मांग उपलब्ध संसाधनों से ज़्यादा हो जाती है, तब वह स्थिति पीक वाटर कहलाती है। ठीक है। आप जानते होंगे जब आप गाँव में जो ये समरसेबुल चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, उसमें पीने योग्य पानी होता है, तो सरकार इस पर रोक लगा रही है धीरे धीरे कि पीने योग्य पानी का उपयोग खेतों में ना किया जाए। ठीक है। आप तालों का पानी यूज कर सकते हैं, बहुत से ऐसे संसाधन जिनका पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो पीने योग्य पानी बहुत रेयर केसेस में मिलता है, और ऐसे संसाधन ही एक बार खत्म हो गए तो मानव बना नहीं सकता है। ठीक है। सतत विकास क्या है? संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे, सतत विकास कहलाता है। और सतत विकास में पेट्रोल डीजल नहीं आता, इस चीज को याद रखना। ठीक है। अब यहां से हम नागरिक शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा दो। देखो, लोकतंत्र के बारे में अगर मैं बैठूंगा तो आपको घंटों लेक्चर देने के सामर्थ्य है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, सिंपल से जान लीजिए, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। संविधान क्यों आवश्यक होता है? देखो, संविधान क्यों आवश्यक होता है आप जानते हैं। संविधान इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो एकदम निचली स्तर पर व्यक्ति है और जो ऊपरी स्तर पर व्यक्ति है उसके लिए न्याय समान हो। ऐसा सिर्फ किताबों में है, रियलिटी में नहीं, लेकिन संविधान का यही मानना था। ठीक है। नीचे के स्तर के व्यक्ति का लिए हमेशा ऊपर के स्तर के व्यक्ति के दोनों के लिए न्याय जो है वो समान हो, इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया था। अधिकारों की रक्षा, सरकार की सीमाएं तय करना, स्थिर शासन, नागरिकों को समानता देना, यही संविधान के लिए था। इसीलिए संविधान आवश्यक है, इसीलिए संविधान बनाया भी गया था। ठीक है। संघवाद क्या है? आप जिसे फेडरलिज्म कहते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, और जैसे भारत का संघीय ढांचा। आप देखो, भारत राज्य और केंद्र में विस्तृत है। हालांकि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, पर राज्य अगर चाहे तो केंद्र से विभक्त नहीं हो सकता है,
और ना केंद्र चाहे तो राज्य से विभक्त हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं जो भारत की सीमाओं के आसपास आते थे, उनको केंद्र से सीधे सिक्योर कर दिया गया ताकि भविष्य में राज्य किसी और देश से मिलकर अपना शासन न चला सके, ठीक है। कभी कभी होता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, अभी आप नेपाल में ही देख लीजिए, ऐसे ही शासन वहाँ पर भी था। तो संघवाद का मजबूत होना बहुत ज़्यादा देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? विकल्प बढ़ते हैं, प्रतिनिधित्व व्यापक होते हैं, तानाशाही की संभावना कम होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया तानाशाही। चीन आप गए हैं, वहाँ की पार्टी है, चीन में केवल एक ही पार्टी खड़ी होती है और एक ही पार्टी जीतती है, वोट हर बार होता है, चीन हो गया। आप आइए यहाँ पर दक्षिण कोरिया में, यहाँ पे पेवर शुद्ध रूप से तानाशाही चल रही है, ठीक है। यहाँ पर उनका मतलब शासन ही ऐसा है, वहाँ का संविधान ही ऐसा है। तो तानाशाही की संभावना किस लिए कम होती है? क्योंकि आप जानते हैं, आप यूपी में आएंगे तो आपको दो उभरती पार्टियां मिल जाएंगी, एक कांग्रेस मिल जाएगी और एक समाजवादी पार्टी मिल जाएगी और बीजेपी मिल तो ही जाएगी, तीन पार्टियां होंगी। आप बिहार में जाएंगे, जनसत्ता दल मिल जाएगी, ठीक है, लालटेन वाली पार्टी मिल जाएगी। मतलब आप जिस एरिया में जाएंगे आपको वहाँ पर छोटी मोटी बहुत सी बड़ी पार्टी मिल जाएंगी, जो वहाँ की उभरती पार्टियां, उनकी वजह से वहाँ पे तानाशाही नहीं होती है, ठीक है। पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, अगर पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी तो फिर तानाशाही लागू हो जाएगी। धर्म निरपेक्षता, जिसे आप सेकुलरिज्म कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ठीक है। राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं? आजकल राजनीतिक दल अपने कार्य भूल गए हैं, वादे तमाम और पूरे एक भी नहीं होते हैं, मैं उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतियां बनाना, चुनाव लड़ना, जन समस्याएं उठाना और सरकार चलाना, यही राजनीतिक दलों के कार्य के लिए राजनीतिक दल चुने जाते हैं। पर इनमें से कोई भी कार्य करता इंसान, वैसे भी हम भी हो जाएंगे तब भी नहीं करेंगे, आप भी पहुंच जाएंगे उस पद पर तो शायद आप भी ना करें। मानवाधिकार क्या है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, न्याय, सभी को सुनिश्चित किए जाने वाले अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं। जनसंचार माध्यम, जैसे आप मास मीडिया के क्या उदाहरण? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें जनसंचार माध्यम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँ, लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं? आप जानते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ, बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ती अशिक्षा, गरीबी, धर्म, जात राजनीति बहुत इस समय चल रही है, धर्म पर राजनीति हो रही है, जात पर राजनीति हो रही है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। शक्ति साझाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? संघर्ष कम करता है, लोकतंत्र मजबूत करता है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं, लोकसभा में सीटें होती हैं, उन सीटों पर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधित्व की वजह से ही कोई कानून पास और फेल होता है, इस चीज़ को याद रखना। पहले कोई कानून होगा वो लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के अनुसार उस पर करेगा, इसलिए ये चीज़ क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक। कोई भी एक चाहकर इस देश के संविधान को नहीं बदल सकता, इस चीज़ को याद रखना। अब मैं अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और यही लास्ट हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। विकास क्या है? डेवलपमेंट, लोगों के जीवन के स्तर को सुधारना और आय, स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि, यही विकास कहलाता है, यही डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप पर कैपिटल इनकम कहते हैं, पीसीआई के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, कैसे निकाली जाती है? कुल राष्ट्रीय आय अगर आपकी पता हो और कुल आबादी से आप उसे भाग कर दें तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। आप चाहे अपने परिवार की भी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, कुल परिवार की आय देख लीजिए, कुल परिवार की आबादी देख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी, ठीक है। बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं? मौसमी, जो सिर्फ मौसम चलती, छिपी, संरचनात्मक, चक्री, शिक्षित और बेरोजगारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेरोजगारी के अंदर आती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी जानते होंगे, ये सारी चीज़ें बेरोजगारी के अंदर ही आती हैं। गरीबी रेखा क्या है? न्यूनतम आय खपत स्तर, जिसके आधार पर गरीब और गैर गरीब का वर्गीकरण होता है, उसे ही गरीबी आय का गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं। बीपीएल कार्ड आपने सुना होगा। तीनों आर्थिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक में आय क्षेत्र क्या आते हैं? प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवाएं जैसे बैंक, शिक्षा, परिवहन, ये सारी चीजें तृतीयक में आती हैं, ठीक है। मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? विनिमय को सरल बनाती है, वस्तु विनिमय की समस्याएं खत्म करते हैं। बैंक के मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान प्रणाली चलाना, ठीक है। हालांकि नेटवर्क डाउन होता, सर्वर एरर होता, वो बात अलग की है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, जिसे आप SGS क्या है? गरीब महिलाओं के छोटे समूह जो बचत ऋण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के लाभ बताइए। तो व्यापार वृद्धि हो रही, तकनीक के फैलाव उपभोक्ता को अधिक विकल्प चुनने का मौका
मिलता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम तय होते हैं, कौन सा व्यक्ति किस देश से क्या खरीदेगा, और विवाद बहुत होता है व्यापार में, तो इसलिए इस विवाद को भी सुलझाने का कार्य WTO ही करती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन 40 क्वेश्चंस में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन न लगा हो जो याद ना हुआ हो। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया है, और एक बार अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ और ऐसी लेक्चर्स आप लोगों को लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।